नमस्कार। आज सुनिए मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी विनोद। विद्यालयों में विनोद की जितनी लीलाएं होती रहती हैं, यदि उन्हें एकत्र किया जा सके तो मनोरंजन की एक बड़ी उत्तम सामग्री प्राप्त होगी। वहां अधिकांश छात्र जीवन की चिंताओं से मुक्त रहते हैं, कई तो परीक्षाओं की चिंता से भी मुक्त होते हैं। वहां मटरगश्त करने, गप्पे उड़ाने और हंसी मजाक करने के अलावा उन्हें कोई और काम नहीं होता। उनका क्रियाशील उत्साह कभी विद्यालय के नाट्य मंच पर प्रकट होता है तो कभी विशेष उत्सवों के अवसर पर। शेष समय वे अपने मित्रों के मनोरंजन में बिताते हैं। वहां यदि कोई महाशय किसी विभाग में विशेष उत्साह दिखाते हैं, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल को छोड़कर, तो वे विनोद का लक्ष्य बन जाते हैं। यदि कोई महाशय बड़े धर्मनिष्ठ हैं, संध्या और हवन में तत्पर रहते हैं और बिना नागा नमाज अदा करते हैं, तो उन्हें हास्य का लक्ष्य बनने में देर नहीं लगती। यदि किसी को पुस्तकों से प्रेम है और वह परीक्षा के लिए उत्साह से तैयारियां कर रहा है, तो समझ लीजिए कि उसकी मिट्टी खराब करने के लिए कहीं न कहीं अवश्य षड्यंत्र रचा जा रहा है। सारांश यह है कि वहां निर्द्वंद्व, निरीह और खुले दिल के लोगों के लिए कोई बाधा नहीं है और उनसे किसी को शिकायत नहीं होती, लेकिन मुल्लाओं और पंडितों की बड़ी दुर्गति होती है। महाशय चक्रधर इलाहाबाद के एक सुविख्यात विद्यालय के छात्र थे और M.A. क्लास में दर्शन का अध्ययन कर रहे थे, किंतु जैसा विद्वज्जनों का स्वभाव होता है, वे हंसी दिल्लगी से कोसों दूर भागते थे, जातीयता के गर्व में चूर रहते थे और हिंदू आचार विचार की सरलता तथा पवित्रता पर मुग्ध थे। उन्हें नेकटाई, कालर, वास्कट आदि वस्त्रों से घृणा थी। वे सीधे सादे मोटे कुर्ते और चमरौधे के जूतों में रहते थे। प्रातःकाल नियमित रूप से संध्या हवन करके मस्तक पर चंदन का तिलक भी लगाया करते थे। ब्रह्मचर्य के सिद्धांतों के अनुसार सिर घुटाते थे, किंतु लंबी छोटी रख छोड़ी थी। उनका कहना था कि छोटी रखने में प्राचीन आर्य अर्षियों ने अपनी सर्वज्ञता का प्रचंड परिचय दिया है। छोटी के माध्यम से शरीर की अनावश्यक उष्णता बाहर निकल जाती है और विद्युत प्रवाह शरीर में प्रविष्ट होता है। इतना ही नहीं, शिखा को आर्षियों ने हिंदू जातीयता का मुख्य लक्षण घोषित किया है। भोजन सदैव अपने हाथ से बनाते थे और वह भी बहुत सुपाच्य और सूक्ष्म। उनकी धारणा थी कि आहार का मनुष्य के नैतिक विकास पर विशेष प्रभाव पड़ता है। विजातीय वस्तुओं को हेय समझते थे और कभी क्रिकेट या हॉकी के पास न फटकते थे। पाश्चात्य सभ्यता के तो वे शत्रु ही थे। यहां तक कि अंग्रेजी लिखने बोलने में भी उन्हें संकोच होता था, जिसका परिणाम यह था कि उनकी अंग्रेजी कमजोर थी और वे उसमें सीधा सा पत्र भी मुश्किल से लिख सकते थे। यदि उन्हें कोई व्यसन था तो पान खाने का। इसके गुणों का समर्थन और वैद्यक ग्रंथों से इसकी परिपुष्टि करते थे। विद्यालय के खिलाड़ियों को इतना धैर्य नहीं था कि ऐसा शिकार देखें और उस पर निशाना न मारें। आपस में कानाफूसी होने लगी कि इस जंगली को सीधे रास्ते पर लाना चाहिए। कैसा पंडित बना फिरता है, किसी को कुछ समझता ही नहीं, अपने सिवा सभी को जातीय भाव से हीन समझता है। इसकी ऐसी मिट्टी पलीद करो कि सारा पाखंड भूल जाए। संयोग से एक अच्छा अवसर भी मिल गया। कॉलेज खुलने के थोड़े ही दिनों बाद एक एंग्लो इंडियन रमणी दर्शन की कक्षा में सम्मिलित हुई। वह कवि कल्पित सभी उपमाओं का आगार थी। सेब के समान खिला हुआ रंग, सुकोमल शरीर, साहसय छवि और उस पर मनोहर वेशभूषा। छात्रों को विनोद का मसाला हाथ लगा। लोग इतिहास और भाषा छोड़कर दर्शन की कक्षा में प्रविष्ट होने लगे। सभी की आंखें उसी चंद्रमुखी की ओर चकोर की नाई लगी रहती थीं। सब उसकी कृपा कटाक्ष के अभिलाषी थे और उसकी मधुर वाणी सुनने के लिए लालायित थे। किंतु प्रकृति का जैसा नियम है, आचारशील हृदयों पर प्रेम का जादू जब चल जाता है, तब वारा न्यारा करके ही छोड़ता है। लोग आंखें सेंकने में मग्न रहे, किंतु पंडित चक्रधर प्रेम वेदना से विकल और सत्य अनुराग से उन्मत्त हो उठे। रमणी के मुख की ओर ताकते हुए वे झेंपते थे कि कहीं किसी की निगाह न पड़ जाए, ताकि इस तिलक और शिखा पर फबतियां उड़ने लगें। जब अवसर पाते तो अत्यंत विनम्र, सचेष्ट, आतुर और अनुरक्त नेत्रों से देख लेते।
किंतु आंखें चुराए हुए और सिर झुकाए हुए रहते कि कहीं उनका पर्दा न खुल जाए और दीवार से कानों को खबर न हो जाए। मगर दाई से पेट कहां छिप सकता है। ताड़ने वाले ताड़ गए। यारों ने पंडित जी की मोहब्बत की निगाह पहचान ही ली। मुंह मांगी मुराद पाई, बाछें खिल गईं। दो महाशयों ने उनसे घनिष्ठता बढ़ानी शुरू कर दी। मैत्री को संगठित करने लगे। जब समझ गए कि इन पर हमारा विश्वास जम गया, शिकार पर वार करने का अवसर आ गया, तो एक रोज दोनों ने बैठकर लेडियों की शैली में पंडित जी के नाम एक पत्र लिखा। माय डियर चक्रधर, बहुत दिनों से विचार कर रही हूं कि आपको पत्र लिखूं, मगर इस भय से कि बिना परिचय ऐसा साहस करना अनुचित होगा, अब तक जब्त करती रही, पर अब नहीं रहा जाता। आपने न जाने मुझ पर क्या जादू कर दिया है कि एक क्षण के लिए भी आपकी सूरत आंखों से नहीं उतरती। आपकी सौम्य मूर्ति, प्रतिभाशाली मस्तक और साधारण पहनावा सदैव आंखों के सामने फिरता है। मुझे स्वभावतः आडंबर से घृणा है, पर यहां सभी को कृत्रिमता के रंग में डूबा पाती हूं। जिसे देखिए मेरे प्रेम में अनुरक्त है, पर मैं उन प्रेमियों के मनोभावों से परिचित हूं। वे सब के सब लंपट और शोहदे हैं। केवल आप एक ऐसे सज्जन हैं जिनके हृदय में मुझे सद्भाव और सदनुराग की झलक दीख पड़ती है। बार बार उत्कंठा होती है कि आपसे कुछ बातें करूं, मगर आप मुझसे इतनी दूर बैठते हैं कि वार्तालाप का अवसर नहीं मिलता। ईश्वर के लिए कल से आप मेरे समीप ही बैठा कीजिए, और कुछ न सही तो आपके सामीप्य से मेरी आत्मा तृप्त होती रहेगी। इस पत्र को पढ़कर फाड़ डालिएगा और इसका उत्तर लिखकर पुस्तकालय की तीसरी अलमारी के नीचे रख दीजिएगा। आपकी लूसी। यह पत्र डाक में डाल दिया गया और लोग उत्सुक नेत्रों से देखने लगे कि इसका क्या असर होता है। उन्हें बहुत लंबा इंतजार नहीं करना पड़ा। दूसरे दिन कॉलेज में आकर पंडित जी को लूसी के सन्निकट बैठने की फिक्र हुई। वे दोनों महाशय जिन्होंने उनसे आत्मीयता बढ़ा रखी थी, लूसी के निकट बैठा करते थे। एक का नाम था नईम और दूसरे का गिरिधर सहाय। चक्रधर ने आकर गिरिधर से कहा, यार तुम मेरी जगह जा बैठो, मुझे यहां बैठने दो। नईम, क्यों, आपको हसद होती है क्या? चक्रधर, हसद वसद की बात नहीं, वहां प्रोफेसर साहब का लेक्चर सुनाई नहीं देता, मैं कानों का जरा भारी हूं। गिरिधर, पहले तो आपको यह बीमारी न थी, यह रोग कब से उत्पन्न हो गया? नईम, और फिर प्रोफेसर साहब तो यहां से और भी दूर हो जाएंगे जी। चक्रधर, दूर हो जाएंगे तो क्या, यहां अच्छा रहेगा। मुझे कभी कभी झपकियां आ जाती हैं, सामने डर लगा रहता है कि कहीं उनकी निगाह न पड़ जाए। गिरिधर, आपको तो झपकियां ही आती हैं ना, यहां तो वही घंटा सोने का है, पूरी एक नींद लेता हूं। फिर नईम, तुम भी अजीब आदमी हो, जब दोस्त होकर एक बात कहते हैं तो उसे मानने में तुम्हें क्या ऐतराज? चुपके से दूसरी जगह जा बैठो। गिरिधर, अच्छी बात है, छोड़ देता हूं, किंतु यह समझ लीजिएगा कि यह कोई साधारण त्याग नहीं है। मैं अपने ऊपर बहुत जब्र कर रहा हूं, कोई दूसरा लाख रुपये भी देता तो जगह न छोड़ता। नहीं मरे भाई, ये जन्नत है, लेकिन दोस्त की खातिर भी तो है कोई चीज। चक्रधर ने कृतज्ञतापूर्ण दृष्टि से देखा और वहां जाकर बैठ गए। थोड़ी देर के बाद लूसी भी अपनी जगह पर बैठी। अब पंडित जी बार बार उसकी ओर सापेक्ष भाव से ताकते रहे कि वह कुछ बातचीत करे, और वह प्रोफेसर का भाषण सुनने में तन्मय हो रही थी। आपने समझा शायद लज्जावश नहीं बोलती। लज्जाशीलता रमणियों का सबसे सुंदर भूषण भी तो है। उसके डेस्क की ओर मुंह फेर फेर कर ताकने लगे। उसे इनके पान चबाने से शायद घृणा होती थी, बार बार मुंह दूसरी ओर फेर लेती। किंतु पंडित जी इतने सूक्ष्मदर्शी, इतने कुशाग्र बुद्धि नहीं थे। वे इतने प्रसन्न थे मानो सातवें आसमान पर हैं। सबको उपेक्षा की दृष्टि से देखते थे, मानो प्रत्यक्ष रूप से कह रहे थे कि तुम्हें यह सौभाग्य कहां नसीब, मुझसा प्रतापी और कौन होगा। दिन तो गुजरा। संध्या समय पंडित जी नईम के कमरे में आए और बोले, यार, एक लेटर राइटर, पत्र व्यवहार शिक्षक की आवश्यकता है। किसका लेटर राइटर सबसे अच्छा है? नईम ने गिरिधर की ओर कनखियों से देखकर पूछा। लेटर राइटर लेकर क्या कीजिएगा? गिरिधर फजूल है। नईम खुद किस लेटर राइटर से कम है? चक्रधर ने कुछ सकुचाते हुए कहा। अच्छा, कोई प्रेम पत्र लिखना हो तो कैसे आरंभ किया जाए? नईम, डार्लिंग लिखते हैं, और जो बहुत ही घनिष्ठ संबंध हो तो डियर डार्लिंग लिख सकते हैं।
चक्रधर, और समाप्त कैसे करना चाहिए? नईम, पूरा हाल बताइए तो खत ही ना लिख दें। चक्रधर, नहीं, आप इतना बता दीजिए, मैं लिख लूंगा। नईम, अगर बहुत प्यारा माशूक हो तो लिखिए योर डाइंग लवर, और अगर साधारण प्रेम हो तो लिख सकते हैं योर्स फॉर एवर। चक्रधर, कुछ शुभकामना के भाव भी तो रहने चाहिए ना। नईम, बेशक, बिना आदाब के भी कोई खत होता है, और वह भी मोहब्बत का। माशूक के लिए आदाब लिखने में फकीरों की तरह दुआएं देनी चाहिए। आप लिख सकते हैं गॉड गिव यू एवरलास्टिंग ग्रेस एंड ब्यूटी, या मे यू रिमेन हैप्पी इन लव एंड लवली। चक्रधर, कागज पर लिख दो। गिरिधर ने एक पत्र के टुकड़े पर कई वाक्य लिख दिए। जब भोजन करके लौटे तो चक्रधर ने अपने किवाड़ बंद कर लिए और खूब बना बनाकर पत्र लिखा। अक्षर बिगड़ बिगड़ जाते थे, इसलिए कई बार लिखना पड़ा। कहीं पिछले पहर जाकर पत्र समाप्त हुआ, तब आपने उसे इत्र में बसाया। दूसरे दिन पुस्तकालय में निर्दिष्ट स्थान पर रख दिया। यार लोग तो ताक में थे ही, पत्र उड़ा लाए और खूब मजे ले लेकर पढ़ा। 3 दिन के बाद चक्रधर को फिर एक पत्र मिला। उसमें लिखा था, माय डियर चक्रधर, तुम्हारी प्रेम पत्री मिली। मैंने उसे बार बार पढ़ा, आंखों से लगाया और चुंबन लिया। उसमें कितनी मनोहर महक थी। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि हमारा प्रेम भी ऐसा ही सुरभिसिंचित रहे। तुम्हें शिकायत है कि मैं तुमसे बातें क्यों नहीं करती। प्रिय, प्रेम बातों से नहीं, हृदय से होता है। जब मैं तुम्हारी ओर से मुंह फेर लेती हूं तो मेरे दिल पर क्या गुजरती है, यह मैं ही जानती हूं। मेरे अंदर एक दबी हुई ज्वाला है जो मुझे अंदर ही अंदर भस्म कर रही है। तुम्हें नहीं पता कितनी आंखें हमारी ओर एकटक ताकती रहती हैं। जरा भी संदेह हुआ और चिरवियोग की विपत्ति हमारे सिर पड़ी। इसीलिए हमें बहुत सावधान रहना चाहिए। मैं तुमसे एक याचना करती हूं, क्षमा करना। मैं तुम्हें अंग्रेजी पोशाक में देखने को बहुत उत्सुक हूं। तुम चाहे जो वस्त्र धारण करो, मेरी आंखों के तारे हो। विशेषकर तुम्हारा सादा कुर्ता मुझे बहुत सुंदर लगता है। फिर भी बाल्यावस्था से जिन वस्त्रों को देखते आई हूं, उन पर विशेष अनुराग होना स्वाभाविक है। मुझे आशा है तुम निराश नहीं करोगे। मैंने तुम्हारे लिए एक वास्कट बनवाई है। उसे मेरे प्रेम का तुच्छ उपहार समझकर स्वीकार करो। तुम्हारी लूसी। पत्र के साथ एक छोटा सा पैकेट था। वास्कट उसी में बंद था। यारों ने आपस में चंदा करके बड़ी उदारता से उसका मूलधन एकत्र किया था। उस पर % से भी अधिक लाभ होने की संभावना थी। पंडित चक्रधर उक्त उपहार और पत्र पाकर इतने प्रसन्न हुए जिसका ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने इसे लेकर सारे छात्रावास में चक्कर लगा आए। मित्रवृंद उनकी काट छांट की सराहना करते थे, तारीफों के पुल बांधते थे और उसके मूल्य का अतिशयोक्तिपूर्ण अनुमान करते थे। कोई कहता था, यह सीधे पेरिस से सिलकर आया है। इस मुल्क में ऐसे कारीगर कहां हैं? अगर कोई इस टक्कर का वास्कट सिलवा दे तो 100 रुपये की बाजी लगाता हूं। पर वास्तव में उसके कपड़े का रंग इतना गहरा था कि कोई सुरुचि रखने वाला मनुष्य उसे पहनना पसंद नहीं करता था। चक्रधर को लोगों ने पूर्व मुख करके खड़ा किया और फिर शुभ मुहूर्त में वह वास्कट उन्हें पहनाया। वे फूले नहीं समाते थे। कोई इधर से जाकर कहता, भाई तुम तो बिल्कुल पहचाने नहीं जाते, चोला ही बदल दिया, अपने वक्त के यूसुफ हो। यार क्यों ना हो, तभी तो यह ठाठ है। मुखड़ा कैसा दमकने लगा, मानो तपाया हुआ कुंदन है। अरे एक वास्कट पर यह जीवन है। कहीं पूरा अंग्रेजी सूट पहन लो तो न जाने क्या गजब हो जाएगा। सारी मिसें लोटपोट हो जाएंगी, गला छुड़ाना मुश्किल हो जाएगा। आखिर सलाह हुई कि उनके लिए एक अंग्रेजी सूट बनवाना चाहिए। इस कला के विशेषज्ञ उनके साथ मिलकर सूट बनवाने चले। पंडितजी घर के संपन्न थे। एक अंग्रेजी दुकान से बहुमूल्य सूट लिया गया। रात को इसी उत्सव में गाना बजाना भी हुआ। दूसरे दिन 10 बजे लोगों ने पंडितजी को सूट पहनाया। उन्होंने अपनी उदासीनता दिखाने के लिए कहा, मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आप लोगों को न जाने क्यों ये कपड़े अच्छे लगते हैं। नईम ने कहा, जरा आईने में सूरत देखिए तो मालूम होगा। खासे शहजादे मालूम पड़ते हो। तुम्हारे हुस्न पर मुझे तो रश्क है। खुदा ने तुम्हें ऐसी सूरत दी और तुम मोटे कपड़ों में छिपाए हुए थे। चक्रधर को नेकटाई बांधने का ज्ञान न था। उन्होंने कहा, भाई इसे तो ठीक कर दो। गिरिधर सहाय ने नेकटाई इतनी कसकर बांधी कि पंडित जी को सांस लेना भी मुश्किल हो गया। उन्होंने कहा,
यार बहुत तंग है। गिरिधर ने कहा, इसका फैशन ही यह है, हम क्या करें, डीली टाई ऐब में आती है। नईम ने कहा, इन्होंने तो फिर भी बहुत डीली रखी है, मैं तो और भी कसकर बांधता हूं। चक्रधर ने कहा, अरे यहां तो दम घुट रहा है। नईम ने कहा, और टाई का मंतव्य ही क्या है, इसीलिए तो बांधी जाती है कि आदमी बहुत जोर जोर से सांस न ले सके। चक्रधर के प्राण संकट में थे, उनकी आंखें सजल हो रही थीं, चेहरा सुर्ख हो गया था, मगर टाई को ढीला करने की हिम्मत न पड़ती थी। इस सजधज से वे कॉलेज चले तो मित्रों का एक गोल सम्मान का भाव दिखाता उनके पीछे पीछे चला, मानो बारातियों का समूह है। एक दूसरे की ओर ताकते और रूमाल मुंह में डालकर हंसते थे। मगर पंडित जी को क्या खबर, वे तो अपनी धुन में मस्त थे। अकड़ते हुए चलते हुए क्लास में बैठ गए। थोड़ी देर बाद लूसी भी आई। पंडित जी का यह वेश देखकर चकित हो गई। उसके अधरों पर मुस्कान की एक अपूर्व रेखा अंकित हो गई। पंडित जी ने समझा, यह उसके उल्लास का चिन्ह है। वे बार बार मुस्कुराकर उसकी ओर ताकने और रहस्यपूर्ण भाव से देखने लगे, किंतु वह लेश मात्र भी ध्यान न देती थी। पंडित जी की जीवनचर्या, धर्मोत्साह और जातीय प्रेम में बड़े वेग से परिवर्तन होने लगे। सबसे पहले शिखा पर छुरा फिरा। अंग्रेजी फैशन के अनुसार बाल कटवाए गए। लोगों ने कहा, यह क्या महाशय, आप तो फरमाते थे कि शिखा द्वारा विद्युत प्रवाह शरीर में प्रवेश करता है, अब वह किस मार्ग से जाएगा। पंडित जी ने दार्शनिक भाव से मुस्कुराकर कहा, मैं तुम लोगों को उल्लू बनाता था, क्या मैं इतना भी नहीं जानता कि यह सब पाखंड है। मुझे अंतःकरण से इस पर विश्वास ही कब था, मैं तो आप लोगों को चकमा देना चाहता था। नईम ने कहा, वल्लाह आप एक ही झांसेबाज निकले, हम लोग आपको बचिया के ताऊ ही समझते थे, मगर आप तो आठों गांठ को मैत निकले। चक्रधर ने कहा, देखता कि लोग कहते क्या हैं। शिखा के साथ साथ संध्या और हवन की भी इतिश्री हो गई। हवन कुंड कमरे में चारपाई के नीचे फेंक दिया गया। कुछ दिनों के बाद सिगरेट के जले हुए टुकड़े रखने का काम शुरू कर दिया। जिस आसन पर बैठकर हवन किया करते थे वह पायदान बना। अब प्रतिदिन साबुन रगड़ते, बालों में कंघी करते और सिगार पीते। यार, उन्हें चंग पर चढ़ाए रखते थे। ये प्रस्ताव हुआ कि इस चंडूल से वास्कट के रुपये वसूल करने चाहिए, मैं सूद के। फिर क्या था, लूसी का एक पत्र आ गया। आपके रूपांतर से मुझे जितना आनंद हुआ उसे शब्दों में नहीं प्रकट कर सकती। आपसे मुझे ऐसी ही आशा थी। अब आप इस योग्य हो गए हैं कि कोई यूरोपियन लेडी आपके सहवास में अपना अपमान नहीं समझेगी। अब आपसे प्रार्थना केवल यही है कि मुझे अपने अनंत और अविरल प्रेम का कोई चिन्ह प्रदान कीजिए, जिसे मैं सदैव अपने पास रखूं। मैं कोई बहुमूल्य वस्तु नहीं, केवल प्रेमोपहार चाहती हूं। चक्रधर ने मित्रों से पूछा, अपनी पत्नी के लिए कुछ सौगात भेजना चाहता हूं, क्या भेजना उचित होगा। नईम ने कहा, जनाब, यह तो उसकी तालीम और मिजाज पर निर्भर है। अगर वह नए फैशन की लेडी है तो कोई बेशकीमत सुबुक वजहदार चीज या ऐसी ही कई चीजें भेजिए, मसलन रूमाल, रिस्ट वॉच, लैवेंडर की शीशी, फंसी कंघी, आईना, लैकेट, ब्रूस वगैरह। और खुदा ना खास्ता अगर गंवारिन है तो किसी दूसरे आदमी से पूछिए, मुझे गंवारियों के मिजाज का इल्म नहीं। चक्रधर ने कहा, जनाब, अंग्रेजी पढ़ी हुई हैं, बड़े ऊंचे खानदान की हैं। नईम ने कहा, तो फिर मेरी सलाह पर अमल कीजिए। संध्या समय मित्रगण चक्रधर के साथ बाजार गए और ढेर की ढेर चीजें बटोर लाए। सब की सब ऊंचे दर्जे की थीं। कोई 75 रुपए खर्च हुए, मगर पंडित जी ने उफ तक न की। हंसते हुए रुपए निकाले। लौटते वक्त नईम ने कहा, अफसोस हमें ऐसी खुशमिजाज बीवी न मिली। गिरिधर ने कहा, जहर खा लो जहर। नईम ने कहा, भाई दोस्ती के माने तो यही हैं कि एक बार हमें भी उनकी जियारत हो। क्यों पंडित जी, आप इसमें कोई हरज समझते हैं। गिरिधर ने कहा, खैर, खुदा उन्हें जल्द दुनिया से नजात दे। रातों रात पैकेट बना और प्रातःकाल पंडित जी उसे ले जाकर लाइब्रेरी में रख आए। लाइब्रेरी सवेरे ही खुल जाती थी, कोई अड़चन न हुई। उन्होंने इधर मुंह फेरा, उधर यारों ने माल उड़ाया और चंपत हुए। नईम के कमरे में चंदे के हिसाब से हिस्सा बांट हुआ। किसी ने घड़ी पाई, किसी ने रूमाल, किसी ने कुछ। 1 रुपये के बदले 5-5 रुपये हाथ लगे। प्रेमी जनों का धैर्य अपार होता है। निराशा पर निराशा होती है।
लेकिन धैर्य हाथ से नहीं छूटता। पंडित जी बेचारे विपुल धन व्यय करने के बावजूद प्रेमिका से बातचीत का सौभाग्य न प्राप्त कर सके। प्रेमिका भी विचित्र थी, जो पत्रों में मिस्री की डली घोल देती थी, लेकिन प्रत्यक्ष दृष्टिपात भी नहीं करती थी। बेचारे बहुत चाहते थे कि स्वयं ही आगे बढ़ें, पर हिम्मत नहीं पड़ती थी। यह एक विकट समस्या थी, किंतु इससे भी वे निराश नहीं थे। उन्होंने हवन संध्या तो छोड़ ही दी थी। नए फैशन के अनुसार बाल कटवा चुके थे। अब वे बहुधा अंग्रेजी ही बोलते थे, यद्यपि वह अशुद्ध और भ्रष्ट होती थी। रात को अंग्रेजी मुहावरों की किताब लेकर पाठ की तरह रटते। नीचे के दर्जों में उन्होंने इतने श्रम से कभी पाठ नहीं याद किया था। वे उन्हीं रटे हुए मुहावरों को मौके बेमौके उपयोग में लाते। दो चार लूसी के सामने भी अंग्रेजी बघारने लगे, जिससे उनकी योग्यता का पर्दा और भी खुल गया। किंतु दुष्टों को अब भी उन पर दया नहीं आई। एक दिन चक्रधर के पास लूसी का पत्र पहुंचा, जिसमें बहुत अनुनय विनय के बाद यह इच्छा प्रकट की गई थी कि मैं भी आपको अंग्रेजी खेल खेलते देखना चाहती हूं। मैंने आपको कभी फुटबॉल या हॉकी खेलते नहीं देखा। अंग्रेज जेंटलमैन के लिए हॉकी, क्रिकेट आदि में सिद्धहस्त होना परम आवश्यक है। मुझे आशा है आप मेरी यह तुच्छ याचना स्वीकार करेंगे। अंग्रेजी वेशभूषा में, बोलचाल में, आचार व्यवहार में, कॉलेज में अब आपका कोई प्रतियोगी नहीं रहा। मैं चाहती हूं कि खेल के मैदान में भी आपकी सर्वश्रेष्ठता सिद्ध हो जाए। कदाचित कभी आपको मेरे साथ लेडियों के सम्मुख खेलना पड़े तो उस समय आपकी और आपसे ज्यादा मेरी हेठी होगी, इसलिए टेनिस अवश्य खेलिए। 10 बजे पंडित जी को वह पत्र मिला। दोपहर को जैसे ही विश्राम की घंटी बजी, उन्होंने नईम से जाकर कहा, यार जरा फुटबॉल निकाल दो। नईम फुटबॉल के कप्तान भी थे। मुस्कुराकर बोले, खैर तो है, इस दोपहर में फुटबॉल लेकर क्या कीजिएगा? आप तो कभी मैदान की तरफ झांकते भी नहीं। आज इस जलती बलती धूप में फुटबॉल खेलने की धुन क्यों सवार है? चक्रधर ने कहा। आपको इससे क्या मतलब? आप गेंद निकाल दीजिए, मैं गेंद में भी आप लोगों को नीचा दिखाऊंगा। नईम ने कहा, जनाब कहीं चोट चपेट आ जाएगी, मुफ्त में परेशान होइएगा, हमारे ही सिर मरहम पट्टी का बोझ पड़ेगा। खुदा के लिए इस वक्त रहने दीजिए। चक्रधर ने कहा, आखिर चोट तो मुझे लगेगी, आपका इससे क्या नुकसान होता है? आपको जरा सा गेंद निकाल देने में इतनी आपत्ति क्यों है? नईम ने गेंद निकाल दी और पंडित जी उसी जलती हुई दोपहरी में अभ्यास करने लगे। बार बार गिरते थे, बार बार तालियां पड़ती थीं, लेकिन वे अपनी धुन में ऐसे मस्त थे कि उसकी कुछ परवाह ही नहीं करते थे। इसी बीच उन्होंने लूसी को आते देख लिया और भी फूल गए। बार बार पैर चलाते थे, लेकिन निशाना खाली जाता था। पैर पड़ते भी थे तो गेंद पर कुछ असर नहीं होता था, और लोग आकर गेंद को एक ठोकर में आसमान तक पहुंचा देते तो वे कहते, मैं जोर से मारूं तो इससे भी ऊपर जाएगा। लेकिन फायदा क्या? लूसी 2-3 मिनट तक खड़ी उनकी बौखलाहट पर हंसती रही। आखिर नईम से बोली, वेल नईम, इस पंडित को क्या हो गया है? रोज एक न एक स्वांग भरा करता है, इसके दिमाग में खलल तो नहीं पड़ गया? नईम ने कहा, मालूम तो कुछ ऐसा ही होता है। शाम को सब लोग छात्रालय में आए तो मित्रों ने जाकर पंडित जी को बधाई दी। यार तुम बड़े खुशनसीब हो। हम लोग फुटबॉल को कॉलेज की चोटी तक पहुंचाते रहे, लेकिन किसी ने तारीफ नहीं की। तुम्हारे खेल की सबने तारीफ की, खासकर लूसी ने। वह तो कहती थी, जिस ढंग से यह खेलते हैं उस ढंग से मैंने बहुत कम हिंदुस्तानियों को खेलते देखा है। मालूम होता है ऑक्सफोर्ड का अभ्यस्त खिलाड़ी है। चक्रधर ने पूछा, और भी कुछ बोली? क्या कहा, सच बताओ? नईम ने कहा, अजी अब साफ साफ न कहलवाइए। मालूम होता है आपने टट्टी की आड़ से शिकार खेला है। बड़े उस्ताद हो यार। हम लोग मुंह ताकते रहे और तुम मैदान मार ले गए। तभी आप रोज यह कलेवर बदला करते थे। अब भेद खुला, वाकई खुशनसीब हो। चक्रधर ने कहा, मैं उसी कायदे से गेंद में ठोकर मारता था जैसे किताब में लिखा है। नईम ने कहा, तभी तो बाजी मार ले गए भाई। और नहीं, क्या हम आपसे किसी बात में कम हैं? हाँ, तुम्हारी जैसी सूरत कहां से लाए? चक्रधर ने कहा, बहुत बनाओ नहीं, मैं ऐसा कहां का बड़ा रूपवान हूं। नईम ने कहा, अजी यह तो नतीजे से जाहिर है। यहां साबुन और तेल लगाते लगाते भौंरा हुआ जाता हूं और कुछ असर नहीं होता, मगर आपका रंग बिना हर्रे फिटकिरी के ही चोखा है। चक्रधर ने पूछा,
क्या कुछ मेरे कपड़े वगैरह की निस्बत तो नहीं कहती थी? नईम ने कहा, नहीं, और तो कुछ नहीं कहा। हां, इतना देखा कि जब तक खड़ी रही आपकी ही तरफ उसकी टकटकी लगी हुई थी। पंडित जी अकड़े जाते थे, हृदय फूला जाता था। जिन्होंने उनकी वह अनुपम छवि देखी वे बहुत दिनों तक याद रखेंगे, लेकिन इस अतुल आनंद का मूल्य उन्हें बहुत देना पड़ा, क्योंकि अब कॉलेज का सेशन समाप्त होने वाला था और मित्रों की पंडित जी के माथे एक बार दावत खाने की बड़ी अभिलाषा थी। प्रस्ताव होने की देर थी। तीसरे दिन उनके नाम लूसी का पत्र पहुंचा। वियोग के दुर्दिन आ रहे हैं। न जाने आप कहां होंगे और मैं कहां होंगी। मैं चाहती हूं इस अटल प्रेम की यादगार में एक दावत हो। अगर उसका व्यय आपके लिए असह्य हो तो मैं संपूर्ण भार लेने को तैयार हूं। इस दावत में मैं और मेरी सखियां सहेलियां निमंत्रित होंगी। कॉलेज के छात्र और अध्यापक गण सम्मिलित होंगे। भोजन के उपरांत हम अपने वियुक्त हृदय के भावों को प्रकट करेंगे। काश आपका धर्म, आपकी जीवन प्रणाली और मेरे माता पिता की निर्दयता बाधक न होती तो हमें संसार की कोई शक्ति जुदा नहीं कर सकती। चक्रधर यह पत्र पाते ही बौखला उठे। मित्रों से कहा, भाई चलते चलते एक बार सहभोज तो हो जाए, फिर न जाने कौन कहां होगा। मिस लूसी को भी बुलाया जाए। यद्यपि पंडित जी के पास इस समय रुपये नहीं थे, घर वाले उनकी फिजूल खर्ची की कई बार शिकायत कर चुके थे, लेकिन पंडित जी का आत्माभिमान यह कब मानता कि प्रीति भोज का भार लूसी पर रखा जाए। वह तो अपने प्राण तक उस पर वार चुके थे। न जाने क्या क्या बहाने बनाकर ससुराल से रुपये मंगवाए और बड़े समारोह से दावत की तैयारियां होने लगीं। कार्ड छपवाए गए। भोजन परोसने वाले के लिए नई वृद्धियां बनवाई गईं। अंग्रेजी और हिंदुस्तानी दोनों ही प्रकार के व्यंजनों की व्यवस्था की गई। अंग्रेजी खाने के लिए रॉयल होटल से बातचीत की गई। इसमें बहुत सुविधा थी। यद्यपि चीजें बहुत महंगी थीं, लेकिन झंझट से नजात हो गई। अन्यथा सारा भार नईम और उसके दोस्त गिरिधर पर पड़ता। हिंदुस्तानी भोजन के व्यवस्थापक गिरिधर हुए। पूरे 2 सप्ताह तक तैयारियां हुईं। नईम और गिरिधर तो कॉलेज में केवल मनोरंजन के लिए थे। पढ़ना पढ़ाना तो उन्हें था नहीं, आमोद प्रमोद ही में समय व्यतीत करते थे। कवि सम्मेलन की भी तैयारी थी। कविजनों के नाम बुलावे भेजे गए। सारांश यह कि बड़े पैमाने पर प्रीति भोज का प्रबंध किया गया और भोज हुआ भी विराट। विद्यालय के नौकरों ने पूरियां बेचीं। विद्यालय के इतिहास में वह भोज चिरस्मरणीय रहेगा। मित्रों ने खूब बढ़ बढ़कर हाथ मारे। 2-3 मिसें भी खींच बुला ली गईं। मिर्जा नईम लूसी को घेर घार कर ले ही आए। इसने भोजन को और भी रसपूर्ण बना दिया। लेकिन महाशुक, इस भोज का परिणाम अभागे चक्रधर के लिए कल्याणकारी नहीं हुआ। चलते चलते उन्हें लज्जित और अपमानित होना पड़ा। मित्रों के लिए यह केवल दिल्लगी थी, जबकि उस बेचारे की जान पर बनाई थी। उन्होंने सोचा, अब तो विदा होते ही हैं, फिर मुलाकात हो या ना हो, किस दिन के लिए सब्र करें। मन के प्रेमोद्गार को निकालने में क्यों ना जुटें, कलेजा चीर कर अपनी भावनाएं क्यों ना दिखा दें। अन्य लोग दावत खाने में व्यस्त थे और वह मदन बाण पीड़ित युवक बैठा सोच रहा था कि यह अभिलाषा कैसे पूरी हो। अब आत्मदमन क्यों, लज्जा क्यों, विरक्ति क्यों, गुप्त रोदन क्यों, मौन मुखापेक्षा क्यों, अंतर्वेदना क्यों। उन्होंने बैठे बैठे प्रेम को सक्रिय बनाने के लिए मन में बल का संचार करते रहे। कभी देवताओं का स्मरण करते, कभी ईश्वर को अपनी भक्ति की याद दिलाते। अवसर की तलाश में वे इस प्रकार बैठे थे जैसे बगुला मेंढक की तलाश में बैठता है। भोज समाप्त हो गया। पान इलायची बंट चुकी थी। वियोग वार्ता हो चुकी थी। मिस लूसी ने अपनी श्रवण मधुर वाणी से हृदयों में हाहाकार मचा दिया और भोजशाला से निकलकर बाइसिकल पर बैठ गईं। उधर कवि सम्मेलन में इस तरह मिसरा पढ़ा गया, कोई दीवाना बनाए, कोई दीवाना बने। इधर चक्रधर चुपके से लूसी के पीछे हो लिए और साइकिल को भयंकर वेग से दौड़ाते हुए उसे आधे रास्ते में पकड़ लिया। वह इन्हें इस व्यग्रता से दौड़ते देखकर सहम उठी कि कोई दुर्घटना तो नहीं हो गई। बोली, वेल पंडित जी, क्या बात है, आप इतने बदहवास क्यों हैं? कुशल तो है? चक्रधर का गला भर आया। कंपित स्वर में बोले,
अब आपसे सदैव के लिए बिछुड़ जाऊंगा। यह कठिन विरह पीड़ा कैसे सहूंगा? मुझे तो शंका है कहीं पागल ना हो जाऊं। लूसी ने विस्मित होकर पूछा, आपकी मंशा क्या है? क्या आप बीमार हैं? चक्रधर ने कहा, आह डियर डार्लिंग, तुम पूछती हो? बीमार हूं? मैं मर रहा हूं, प्राण निकल चुके हैं, केवल प्रेमाभिलाषा का अवलंबन है। यह कहकर उन्होंने उसका हाथ पकड़ना चाहा। वह उनका उन्माद देखकर भयभीत हो गईं। क्रोध में आकर बोलीं, आप मुझे यहां रोककर मेरा अपमान कर रहे हैं, इसके लिए आपको पछताना पड़ेगा। चक्रधर ने कहा, लूसी देखो, चलते चलते इतनी निष्ठुरता न करो। मैंने ये विरह के दिन किस तरह काटे हैं सो मेरा दिल ही जानता है। मैं ही ऐसा बेहया हूं कि अब तक जीता हूं। दूसरा होता तो अब तक चल बसा होता। बस केवल तुम्हारी सुधामयी पत्रिकाएं ही मेरे जीवन का एकमात्र आधार थीं। लूसी ने कहा, मेरी पत्रिकाएं? कैसी? मैंने आपको कब पत्र लिखे? आप कोई नशा तो नहीं खा आए हैं? चक्रधर ने कहा, डियर डार्लिंग, इतनी जल्दी न भूल जाओ, इतनी निर्दयता न दिखाओ। तुम्हारे वे प्रेम पत्र जो तुमने मुझे लिखे हैं मेरे जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति रहेंगे। तुम्हारे अनुरोध से मैंने यह वेश धारण किया, अपना संध्या हवन छोड़ा, यह आचार व्यवहार ग्रहण किया। देखो तो जरा मेरे हृदय पर हाथ रखकर कैसी धड़कन हो रही है। मालूम होता है बाहर निकल पड़ेगा। तुम्हारा यह कुटिल हास्य मेरे प्राण ही ले लेगा। मेरी अभिलाषाएं। लूसी ने कहा, क्या तुम भंग तो नहीं खा गए हो या किसी ने तुम्हें चकमा तो नहीं दिया है? मैं तुमको प्रेम पत्र लिखती? हाँ, जरा अपनी सूरत तो देखो, खासे बनेले सुअर मालूम होते हो। लेकिन पंडित जी अभी तक यही समझ रहे थे कि वह मुझसे विनोद कर रही हैं। उनका हाथ पकड़ने की चेष्टा करके बोले, प्रिय, बहुत दिनों के बाद यह सुअवसर मिला है, अब तुम न भागने पाओगी। लूसी को अब क्रोध आ गया। उसने जोर से एक चांटा उनके गाल पर लगा दिया और सिंहिनी की भांति गरज कर बोली, यू ब्लाडी, हट जाओ रास्ते से, नहीं तो अभी पुलिस को बुलाती हूं, रास्केल। पंडित जी छांटा खाकर चौंधिया गए। आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मानसिक आघात पर यह शारीरिक वज्रपात, यह दोहरी विपत्ति। वह तो चांटा मारकर हवा हो गईं और वह वहीं जमीन पर बैठकर इस संपूर्ण वृत्तांत की मन ही मन आलोचना करने लगे। चांटे ने बाहर की आंखें आंसुओं से भर दी थीं, लेकिन अंदर की आंखें खोल दी थीं। कहीं कॉलेज के लौंडों ने तो यह शरारत नहीं की? अवश्य यही बात है। आह, पाजियों ने बड़ा चकमा दिया। तभी सब के सब मुझे देख देख कर हंसते थे। मैं भी कुछ कमैक्ल नहीं तो इनके हाथों टेसू क्यों बनता। बड़ा झांसा दिया, उम्र भर याद रहेगा। वहां से झल्लाए हुए आए और नईम से बोले, तुम बड़े दगाबाज हो, परले सिरे के धूर्त, पाजी, उल्लू, गधे, शैतान। नईम ने कहा, आखिर कोई बात भी कहिए या गालियां ही देते जाइएगा? गिरिधर ने पूछा, क्या बात हुई? कहीं लूसी से आपने कुछ कहा तो नहीं? चक्रधर ने कहा, उसी के पास से आ रहा हूं, छांटा खाकर और मुंह में कालिख लगवाकर। तुम दोनों ने मिलकर मुझे खूब उल्लू बनाया। इसकी कसर न लूं तो मेरा नाम नहीं। मैं नहीं जानता था कि तुम लोग मित्र बनकर मेरी गर्दन पर छुरा चला रहे हो। अच्छा, जो वह गुस्से में आकर पिस्तौल चला देती तो? नईम ने कहा, अरे यार, माशूकों की घातें निराली होती हैं। चक्रधर ने कहा, तुम्हारा सिर। माशूक चांटे लगाया करते हैं, वे आंखों से तीर चलाते हैं, कटार मारते हैं या हाथों से मुष्टि प्रहार करते हैं? गिरिधर ने पूछा। उससे आपने क्या कहा? चक्रधर ने कहा, कहां क्या, अपनी विरह व्यथा की गाथा सुनाता रहा। इस पर उसने ऐसा चांटा रसीद किया कि कान भन्ना उठे। हाथ हैं उसके जैसे पत्थर। गिरिधर ने कहा, गजब ही हो गया, आप नीरे चोंच हैं। भले आदमी, इतनी मोटी बुद्धि है तुम्हारी। हम क्या जानते थे कि आप ऐसे छिछोरे हैं, नहीं तो मजाक ही क्यों करते। अब आपके साथ हम लोगों पर भी आफत आई। कहीं उसने प्रिंसिपल से शिकायत कर दी तो न इधर के हुए न उधर के, और जो कहीं अपने किसी अंग्रेज आशना से कहा तो जान के लाले पड़ जाएंगे। बड़े बेवकूफ हो यार, निरे चोंच हो। चक्रधर ने कहा, दिल लगी तुम्हारे लिए थी, मेरी तो मौत हो गई। चिड़िया जान ले गई, लड़कों का खेल हुआ। अब चुपके से मेरे 500 रुपए लौटा दीजिए, नहीं तो गर्दन ही तोड़ दूंगा। नईम ने कहा, रुपयों के बदले खिदमत ले लो। कहो तुम्हारी हजामत बना दें, जूते साफ कर दें, सिर सहला दें। बस खाना देते जाना। कसम ले लो, जो जिंदगी भर कहीं जाऊं या तरक्की के लिए कहूं,
मां बाप के सिर से तो बोझ टल जाएगा। चक्रधर ने कहा, मत जले पर नमक छिड़को जी, आप तो गए, मुझे ले डूबे। तुम्हारी तो अंग्रेजी अच्छी है, लौट पोट कर निकल जाओगे, मैं तो पास भी नहीं हूंगा। बदनाम हुआ वह अलग, 500 की चपत भी पड़ी, ये दिल लगी है कि गला काटना। खैर, समझूंगा, और चाहे मैं ना समझूं, पर ईश्वर जरूर समझेंगे। नईम ने कहा, गलती हुई भाई, मुझे अब खुद इसका अफसोस है। गिरिधर ने कहा, खैर, रोने धोने का अभी बहुत मौका है। अब यह बतलाइए कि लूसी ने प्रिंसिपल से कह दिया तो क्या नतीजा होगा? तीनों आदमी निकाल दिए जाएंगे, नौकरी से भी हाथ धोना पड़ेगा। फिर? चक्रधर ने कहा, मैं तो प्रिंसिपल से तुम लोगों की सारी कलई खोल दूंगा। नईम ने कहा, क्यों यार, दोस्त के यही माने हैं? चक्रधर ने कहा, जी हां, आप जैसे दोस्तों की यही सजा है। उधर रात भर मुशायरे का बाजार गर्म रहा और इधर यह त्रिमूर्ति प्राण रक्षा के उपाय सोच रही थी। प्रिंसिपल के कानों तक बात पहुंची और आफत आई। अंग्रेज वाली बात है, न जाने क्या कर बैठे। आखिर बहुत वाद विवाद के पश्चात यह निश्चित हुआ कि नईम और गिरिधर प्रातःकाल मिस लूसी के बंगले पर जाई, उससे क्षमा याचना करें और इस अपमान के लिए वह जो प्रायश्चित्त कहे उसे स्वीकार करें। चक्रधर ने कहा, मैं एक कौड़ी न दूंगा। नईम ने कहा, न देना भाई, हमारी जान तो है ना। गिरिधर ने कहा, जान लेकर वह चाटेगी, पहले रुपये की फिक्र कर लो, वह बिना तावान लिए न मानेगी। नईम ने कहा, भाई चक्रधर, खुदा के लिए इस वक्त दिल न छोटा करो, नहीं तो हम तीनों की मिट्टी खराब होगी। जो कुछ हुआ उसे मुआफ करो, अब फिर ऐसी खता न होगी। चक्रधर ने कहा, यही न होगा, निकाल दिया जाऊंगा, दुकान खोल लूंगा, तुम्हारी मिट्टी खराब होगी, इस शरारत का मजा चखोगे। ओह, कैसा चकमा दिया। बहुत खुशामद और चिरौरी के बाद देवता सीधे हुए। प्रातःकाल नईम लूसी के बंगले पर पहुंचे। वहां मालूम हुआ कि वह प्रिंसिपल के बंगले पर गई है। अब काटो तो बदन में लहू नहीं। या अली, तुम ही मुश्किल को आसान करने वाले हो, अब जान की खैर नहीं। प्रिंसिपल ने सुना तो कच्चा ही खा जाएगा, नमक तक न मांगेगा। इस कमबख्त पंडित की बदौलत अजाब में जान फंसी। इस बेहुदे को सूझी क्या? चला नाजनीन से इश्क जताने। बनबिलास की सी तो आपकी सूरत है, और खब्त यह कि यह माहरू मुझ पर रींझ गई, हमें भी अपने साथ डुबोए देता है। कहीं लूसी से रास्ते में मुलाकात हो गई तो शायद आरजू मिन्नत करने से मान जाए, लेकिन जो वहां पहुंच चुकी है तो फिर कोई उम्मीद नहीं। वह फिर पैगाड़ी पर बैठे और बेतहाशा प्रिंसिपल के बंगले की तरफ भागे। ऐसे तेज जा रहे थे मानो पीछे मौत आ रही है। जरा सी ठोकर लगती तो हड्डी पसली चूर चूर हो जाती, पर शोक, कहीं लूसी का पता नहीं। आधा रास्ता निकल गया और लूसी की गर्द तक न नजर आई। नैराश्य ने गति को मंद कर दिया। फिर हिम्मत करके चले। बंगले के द्वार पर भी मिल गईं तो जान बच जाएगी। सहसा लूसी दिखाई दी। नईम ने पैरों को और भी तेज चलाना शुरू किया। वह प्रिंसिपल के बंगले के दरवाजे पर पहुंच चुकी थी। एक सेकंड में वारा न्यारा होता था, ना वो डूबती थी या पार जाती थी। हृदय उछल उछल कर कंठ तक आ रहा था। जोर से पुकारा, मिस टर्नर, हेलो मिस टर्नर, जरा ठहर जाओ। लूसी ने पीछे फिरकर देखा। नईम को पहचान कर ठहर गईं और बोली, मुझसे उस पंडित की सिफारिश करने तो नहीं आए हो? मैं प्रिंसिपल से उसकी शिकायत करने जा रही हूं। नईम ने कहा, तो पहले मुझे और गिरिधर को गोली मार दो, फिर जाना। लूसी ने जवाब दिया, बेशर्म लोगों पर गोली का असर नहीं होता, उसने मुझे बहुत अपमानित किया है। नईम ने कहा, लूसी, तुम्हारे गुनहगार हम दोनों हैं। वह बेचारा पंडित तो हमारे हाथ का खिलौना था, सारी शरारतें हमारी थीं, कसम तुम्हारे सिर की। लूसी ने कहा, वन दन्ना हीजल ईवल। नईम ने समझाते हुए कहा, हम दोनों उसे बस दिल बहलाने का साधन बना रहे थे, हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वह तुम्हें छेड़ने लगेगा। हमने सोचा था कि उसमें इतनी हिम्मत ही नहीं है। खुदा के लिए हमें माफ कर दो, वरना हम तीनों का खून तुम्हारी गर्दन पर होगा। लूसी ने सोचा और फिर कहा, ठीक है, अगर तुम कह रहे हो तो मैं प्रिंसिपल से कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है कि पंडित मेरे सामने 20 बार कान पकड़कर उठक बैठक करे और मुझे कम से कम 200 रुपये जुर्माना दे। नईम ने विनम्रता से कहा, लूसी, इतनी सख्त मत बनो। सोचो उस गरीब के दिल पर क्या गुजर रही होगी।
काश अगर तुम इतनी सुंदर न होती। लूसी मुस्कुराई और बोली, चापलूसी करना तो कोई तुमसे सीखे। नईम ने कहा, तो अब वापस चलो। लूसी ने फिर पूछा, क्या तुम मेरी दोनों शर्तें मानते हो? नईम ने कहा, तुम्हारी दूसरी शर्त तो हम सब मिलकर पूरी कर देंगे, लेकिन पहली शर्त बहुत सख्त है। बेचारा जहर खाकर मर जाएगा। हां, उसके बदले मैं 50 बार कान पकड़कर उठ बैठक कर सकता हूं। लूसी ने हंसते हुए कहा, तुम तो पक्के शरारती हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं उसी को सजा देना चाहती हूं जिसने मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की थी। नईम ने पूछा, क्या तुम बिल्कुल भी रहम नहीं करोगी? लूसी ने दृढ़ता से कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं। नईम और लूसी पंडित के पास पहुंचे। लूसी ने दोनों शर्तें सामने रखीं तो पंडित बेचारा रोने लगा और लूसी के पैरों पर गिरकर माफी मांगने लगा। नईम और गिरिधर भी अपने किए पर शर्मिंदा हुए। अंत में लूसी को दया आई और उसने कहा, अच्छा, इनमें से एक शर्त मान लो, मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। लोगों को पूरा यकीन था कि पंडित चक्रधर पैसे वाली शर्त ही मानेंगे, लेकिन जब उन्होंने कहा, मैं पैसे नहीं दूंगा, हां 20 की जगह 40 बार कान पकड़कर उठ बैठक कर लूंगा, तो सब लोग हैरान रह गए। नईम ने कहा, यार, क्यों हमें जलील कर रहे हो? पैसे क्यों नहीं देते? चक्रधर ने गुस्से में कहा, मैंने पहले ही बहुत पैसे खर्च किए हैं, अब इस चुड़ैल के लिए एक भी पैसा नहीं दूंगा। उसने सोचा होगा कि मजे से 200 रुपये लेकर मस्ती करेगी, लेकिन यह नहीं होगा। अब तक पैसे खर्च करके अपनी बेइज्जती कराई है, अब बिना खर्च के कराऊंगा। यह कहकर चक्रधर ने अपना कुर्ता उतार फेंका, धोती ऊपर चढ़ा ली और मैदान में जाकर उठ बैठक करने लगे। उनका चेहरा क्रोध से लाल हो गया था, लेकिन वह लगातार उठ बैठक कर रहे थे, मानो कोई पहलवान अपना करतब दिखा रहा हो। पंडित जी ने उस दिन बड़ी समझदारी दिखाई। सब लोग खड़े थे, लेकिन किसी के चेहरे पर हंसी नहीं थी। सबके दिलों में दर्द था। यहां तक कि लूसी भी सिर झुकाए बैठी थी। शायद उसे पछतावा हो रहा था कि उसने यह सजा क्यों दी। 20 बार उठ बैठक करने में ज्यादा समय नहीं लगा। पंडित जी ने गिन गिन कर संख्या पूरी की और गर्व से सिर उठाकर अपने कमरे में चले गए। लूसी उन्हें अपमानित करना चाहती थी, लेकिन उसका खुद अपमान हो गया। इस घटना के बाद 1 हफ्ते तक कॉलेज खुला रहा, लेकिन पंडित जी को किसी ने हंसते हुए नहीं देखा। वह अपने कमरे में चुपचाप बैठे रहते थे और लूसी का नाम सुनते ही गुस्से में आ जाते थे। इस साल की परीक्षा में पंडित जी फेल हो गए और फिर उस कॉलेज में कभी नहीं आए। शायद वे अलीगढ़ चले गए। मुंशी प्रेमचंद की कहानी विनोद में मानवता, रिश्तों और संवेदनशीलता की गहरी समझ को प्रस्तुत किया गया है। कहानी में विनोद, एक साधारण और नेक दिल व्यक्ति, अपने परिवार और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाता है। यह दर्शाता है कि सच्ची खुशी और संतोष जीवन के भौतिक सुखों में नहीं, बल्कि मानवता की सेवा और अपनों के प्रति सच्चे प्रेम में निहित है। विनोद का चरित्र हमें यह सिखाता है कि कठिनाइयों के बावजूद यदि हम अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाएं और दूसरों की भलाई के लिए प्रयत्नशील रहें, तो हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। कहानी में संवेदनशीलता और सहानुभूति की भावना को भी प्रमुखता से दिखाया गया है, जो हमें यह समझने में मदद करती है कि जीवन के छोटे छोटे क्षणों में भी खुशियों का सागर छिपा होता है। कुल मिलाकर विनोद हमें यह संदेश देती है कि सच्चा मानव होना ही असली समृद्धि है। आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी विनोद।